नमस्कार सभी मित्रों को, जो भी आप लोग हमारे साथ में आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं नीलम सक्सेना पेज पे और लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। एक और प्रोग्राम, एक और इस महीने का हमारा सुनो एक कहानी, जिसमें कि हमारे साथ में जुड़े लेखक सब अपनी अपनी तरफ से छोटी छोटी कहानियां हमें सुनाते हैं, जो कि खुद ने उन्होंने लिखी होती है। आज हमने इन्हें एक विषय दिया है कि इस विषय पर सबको लिखनी है। तो वो विषय है बच्चों के मुख से, कि जो बच्चों के मुख से हम लोग सब सुनते हैं छोटी छोटी मीठी बातें, जिससे सुनकर हमें मुस्कान भी आ जाती है, हंसी आ जाती है, कभी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें हमने सबने देखी हैं। हमारे आसपास में घर में बच्चे होते हैं, पड़ोस पड़ोस में, तो हम सब देखते हैं। पर देखने के बाद में उसको कहानी के रूप में लिखना, वो एक अलग चीज हो जाती है। हम सब वो नहीं कर पाते या कभी कोशिश नहीं करते। इसलिए इस बार के जो भी हमारे साथ में जो 5 लेखक हैं यहाँ पर, सबको मैंने पीछे लगकर धक्का लगाया है कि प्लीज आप लोग सब इस चीज के ऊपर लिखिए, कोशिश करिए। तो इन्होंने सबने अपनी अपनी तरफ से कहानियां लिखी हैं और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी यहाँ पर अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी से निवेदन है कि आप लोग हम सबका यहाँ पर प्रोत्साहन करें, ताकि हमें और उत्साह आए और हम और इस तरह से अच्छा काम कर सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे मंच से आपकी मुलाकात करवा दूं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो दिख रही हैं वो हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अर्चना जैन जी, और उनके पड़ोस में यहाँ पर हैं अनुपम रमेश किंगर जी, जो कि बहरीन से जुड़ी हैं हमारे साथ में। फिर हमारे साथ हैं यहाँ पर प्रीति पांडे, जो कि लखनऊ से हैं जहाँ तक मुझे याद है, और नहीं है तो भी अभी लखनऊ चली जाएंगी, क्योंकि अब मैंने कहा है लखनऊ से, तो इनके पास कोई उपाय नहीं है। और बंबई से मीना मिश्रा जी हैं, और बंबई के पास में ही है पुणे, तो पुणे से है वीणा दीक्षित तिवारी। तो आप सभी का स्वागत है मंच पर। एक बार फिर से नीलम सक्सेना पेज की तरफ से आप सबका स्वागत। और आइए आप लोग सब अपनी कहानियां को पेश करें। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ मीना मिश्रा जी को, क्योंकि आज जो पोजीशन है, हम सबकी पोजीशन यह है कि सबके घरों के बाहर, शायद बहरीन में ऐसा ना हो, पर बाकी हम चारों के लिए पोजीशन ये हो रही है कि बारिश बहुत तेज है, तूफान है, बीच बीच में बिजली जा रही है, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है। तो कहीं कोई कुछ भी अड़चन बीच में आ सकती है। इसलिए ईश्वर का नाम लेकर हम शुरुआत कर रहे मीना मिश्रा जी से। मीना जी आइए। थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं फटाफट कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि ये स्ट्रीम यार मेरे घर में काम नहीं करता है। तो मैं जब छोटी थी तब की एक छोटी सी घटना को मैंने कहानी का रूप दिया है, और कहानी का है मछली रानी। टिल दी इम्पिश लास मेरे कैरेक्टर का नाम रहता है, उसका छोटा रूप है टिल। टिल आज बहुत खुश थी। उसके बाबा मिथिला में दादाजी को बाबा कहते हैं। उसके बाबा ने उसे मछली रानी बनाना सिखाया था। चित्रकला में टिल की कोई दिलचस्पी नहीं थी। विद्यालय में जब चित्रकला की परीक्षा होती थी तो वह मुश्किल से ही कुछ बना पाती थी। जिस बात का डर था वही हो रहा है। मीना जी अटक गई हैं बीच में कहीं पर, उनका नेटवर्क कुछ अड़चन दे रहा है। ठक ठक ठक, कोई है? नहीं है। कोई बात नहीं, हम पड़ोस में देखते हैं झांक कर, शायद पड़ोस में हमें कोई मिल जाए। पड़ोस में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वीणा जी करके कोई बैठी है, शायद वीणा जी हैं। आप कहानी सुनाएंगी? जी सर, बिल्कुल।
आइए तो लेकर वीना जी। प्रभु का नाम हाँ, बिल्कुल लेकर प्रभु का नाम, क्योंकि मुझे भी बस वही डर है जो मीना जी को था कि कहीं नेटवर्क न चला जाए। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी एक बच्चे की जिसका नाम है वीर। और वो बहुत ही शैतान बच्चा है। सारा दिन उधम मस्ती, या तो मोबाइल टीवी, दोनों, मम्मी पापा वर्किंग और बच्चा शैतान। अभी दोनों के एक मन में यही विचार कि इस बच्चे की एनर्जी को कैसे हम चैनलाइज करें। इतनी ऊर्जा है इस बच्चे में, इसे कैसे करें। फिर एक दिन उनके घर आती है उनकी दादी, कुछ 1 महीने के लिए छुट्टियों में। तब वीर को मिलता है अपनी दादी का साथ। दादी 2-3 दिन तो देखती है और ऑब्जर्व करती है कि ठीक है, हमारा वीर बहुत होशियार है, लेकिन वो सही दिशा में नहीं है। एक दिन दादी जाकर बाजार से कुछ बीज लेकर आती है और वीर को पास बुला के बोलती है, देखो ये 3-4 रंग बिरंगे बीज देख रहे हो, इसे अगर तुम गमलों में लगा दोगे और रोज इनकी देखभाल करोगे तो ये पौधे बनकर तुम्हारे सपने पूरे कर सकते हैं। वीर आश्चर्य में पड़ जाता है, दादी सपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं? दादी उससे कहती है, इसके लिए तुम्हें रोज उन पौधों को अपने कुछ न कुछ कल्पनाएं बतानी होगी, अपना सपना सुनाना होगा। बस फिर क्या था, वीर लग जाता है गमले में मिट्टी डालना, बीज डालना, पानी देना, रोज उसका ध्यान रखना, और धीरे से अंकुरित होता है एक पौधा। धीरे धीरे उसमें रंग बिरंगी फूल खिलने लगते हैं। वीर का खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहता। वीर रोज उस पौधे को अपनी एक इमेजिनेशन बताता है और उस पे विस्तार से कहानियां कहते जाता है। जैसे, पौधे तुम चाहते हो, तुम्हें पता है, मुझे चॉकलेट का पेड़ चाहिए जिस पर बहुत सारी चॉकलेट लगी हो। और फिर उस चॉकलेट के अराउंड वो एक कहानी बनाकर अपने पौधे को सुनाता है। उसे ये सब अच्छा लगने लगता है। वो ये भूल जाता है कि मुझे इस इमेजिनेशन को सच में बदलने का वादा किया था दादी ने। अभी उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपने पौधे के पास जाकर अपनी इमेजिनेशन बोलना। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, उसके पास में तितलियां आने लगती है। वीर का खुशी से ठिकाना नहीं रहता। वो रोज एक नई कहानी, रोज एक इमेजिनेशन अपने पौधे को सुनाता है और खुशी से ढूंढता है। और जब वो देखता है कि इसके पास तितलियां आ रही है तो वो खुश हो जाता है कि ये तितलियां मेरी कहानी सुनने आ रही है, मेरी इमेजिनेशन सुनने आ रही है। कभी चॉकलेट की फूल वाली कहानी, कभी उड़ने वाली साइकिल चाहिए, कभी वो रोबोट बन जाता है और कभी वो डॉक्टर बन जाता है। और इस तरह उस महीने में वीर के पास इकट्ठी होती हैं कम से कम 20 कहानियां, जिसे उसकी दादी अपनी किताब में लिखती रहती है। और फिर जाते जाते उसके मम्मी पापा को कहती है, देखो ये है हमारा असली वीर, वो नहीं जो मस्ती करता था। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, बस जरूरत है उन्हें उस कल्पना में डुबो कर रखने की। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया वीना जी। और अब हम ये कहानी से समझ रहे हैं कि आपने कहानी लिखनी कहाँ से कैसे सीखी। वो नाम बदलने से कोई बदल, हम सब बुद्धू नहीं बनने वाले हैं, हम पाप की बातें पकड़ी गई है। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। और मीना जी वापस आ गई हैं, तो इनका नेटवर्क वापस भागे उसके पहले मीना जी, आप हमें तिल की कहानी सुनाना शुरू की थी, एक बार फिर से शुरुआत से ही सुनाइए। मीना मेरी जी। कहानी का शीर्षक है मछली रानी। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो तिल आज बहुत खुश थी। उसके बाबा ने उसे मछली रानी बनाना सिखाया था। चित्रकला में तिल की कोई दिलचस्पी नहीं थी। विद्यालय में जब चित्रकला की परीक्षा होती तो वह मुश्किल से कुछ बना पाती थी। उसकी ड्राइंग बुक में सारे चित्र उसकी माँ ने बनाए थे, ताकि उसकी लाडली बेटी को बुक के अंक मिल जाए। मिस
मिस मालती, जो तिल की ड्राइंग टीचर थी, जानती थी कि उसकी माँ ने सारे चित्र बनाए हैं, लेकिन फिर भी उसे अनदेखा कर देती थी, क्योंकि ये छोटी सी प्यारी सी चुलबुली सी बच्ची तिल स्कूल में सबकी चहेती थी। किसी कारणवश मिस मालती को छुट्टी पर जाना पड़ा। नई टीचर मिस किरण ने तिल की ड्राइंग बुक देखी और उसका नाम इंटर स्कूल स्पर्धा के लिए भेज दिया। बेचारी तिल, 10 साल की बच्ची। अब क्या करे? उसने घर जाकर बाबा को बताया। कोई बात नहीं बिटिया, मैं तुम्हें ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, बाबा ने कहा। बहुत परिश्रम और अभ्यास के बाद तिल ने बाबा से एक मछली बनाना सीखा। तिल के बाबा ने उसे ड्राइंग सेंटर पर छोड़ा। घर छोड़ने से पहले उसे दही शक्कर खिलाया। आज बाबा और पोती की सवारी कहाँ चली? आज तो इतवार है, तिल की माँ ने पूछा। बहू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, यह कहकर दोनों निकल गए। मैं यही गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा बिटिया, बाबा ने उसे सेंटर पर छोड़ते हुए कहा। ड्राइंग बनाने से पहले मन में 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ लेना। हाँ बाबा, तिल ने चहकते हुए कहा। जैसे ही तिल हॉल में पहुंची, परीक्षक ने टेबल पर एक बाल्टी, एक मग और एक बैंगन रख दिया। इसको देखो और इसका चित्र बनाओ, उसने जोर से सबको कहा। हे भगवान, तिल पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं क्या करूं? सभी बच्चों ने अपनी पेंसिल निकाली और ड्राइंग बनाने में जुट गए। आपके पास 2 घंटे हैं, पर्यवेक्षक ने निर्देश देते हुए कहा। क्या मैं उठकर गेट के बाहर भाग जाऊं? बाबा ने तो कहा था वो गेट के बाहर हमारा इंतजार करेंगे। तिल ने सोचा, मैडम, मेरी पानी की बोतल बाहर रह गई है, क्या मैं उसे बाहर जाकर ला सकती हूँ? एक लड़की ने मैडम से पूछा। अब 2 घंटे तक कोई भी हॉल के बाहर नहीं जाएगा, मैडम ने जवाब दिया। तिल समझ गई कि 2 घंटे तक यहीं रहना पड़ेगा। उसने मन ही मन 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ा और मछली का चित्र बनाने लगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली बेचारी जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी, मुझे पानी में छोड़ दो, मग उठाओ, बाल्टी में पानी भरो और मुझे उसमें डाल दो। तिल मुस्कुराई और मन ही मन गाने लगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और दुनिया से बेखबर वह कला की दुनिया में खो गई। बस ये थी मेरी कहानी, मछली रानी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और ये जो नरेशन किस्सा बहुत अच्छा है, आपने जिस तरह से कहा कि मेरे ख्याल से हर बच्चे के साथ में हुआ है, होता है और अब भी होता है कि एग्जाम हॉल में पहुंच गए और अब क्या करना हमको पता नहीं है। Oh God. बिल्कुल सही बात है। आप कुछ कह रहे थे अनुपम जी शायद। नहीं सर, नहीं? एक बचपन का किस्सा याद आ गया बस के हमें एक बार कहा गया था कि दिवाली पर चित्र बनाएं और हमारी एक मित्र जो हैं वो काफी समय तक बिल्डिंग बनाती रह गई। समय समाप्त होने आया तो देखा कि सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी है, तो हर बिल्डिंग के आगे एक दिया बना दिया। और जब टीचर ने पूछा ये क्या है, तो बोले गरीब लोगों की बिल्डिंग है, एक एक शगुन का दिया ही जलाते। बच्चों की इमेजिनेशन को आप कभी नहीं रोक सकते। बच्चों की इमेजिनेशन को सच में आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आपने कहा वैसे मुझे भी एक किस्सा याद आया कि टीचर ने कहा कि भाई किसी रईस आदमी का बच्चा था, उस लड़का था स्कूल में, उसको पूछा कि भाई कि गरीब परिवार के ऊपर कहानी लिखो।
तो उसने कहानी लिखना शुरू किया कि एक बहुत ही गरीब परिवार था, इतना गरीब कि उनका नौकर भी गरीब था, उनका ड्राइवर भी गरीब था। तो देखिए, बच्चों का तो इसी तरह से काम होता है कि उनको आप जितना एक्सपोजर दोगे उतनी उनकी इमेजिनेशन चलेगी, और उनको आप जितना एनकरेजमेंट दोगे उतना वो उसको कला को बाहर निकाल के लाएंगे। और ये जी सिर्फ बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि जो लिख दिया फालतू की बात है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आगे जाके जब उनको जिंदगी में काम करना है उस समय वो कहानी नहीं लिख सके, नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, तो उनके बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि मुझे किसी ने पूछा एक बार ये प्रोग्राम के बारे में, कि मैंने कहा कि इस तरह से कहानी लिखना है, कहानी लिखने के प्रोग्राम है, आप आइए उसमें। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कहानी का कोई अनुभव नहीं है, मैंने तो कभी कोई कहानी लिखी नहीं, कभी कोई कही नहीं कहानी, मैं कैसे करूं। मैं कहा यार ऐसे मत बोलो कि कभी कहानी नहीं लिखी, कभी कहानी कही नहीं, हो सकता है लिखी नहीं होगी तो कही तो जरूर होगी। बोले ऐसे कैसे, कब। बोला क्यों, स्कूल में जब थे बच्चों माँ को नहीं बोलते थे मम्मी आज पेट दुख रहा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। वो कहानी नहीं थी तो क्या था। जी आप बिल्कुल। बड़े हुए, कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज से देर हो गई, मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा कि इतनी देर कहाँ थी, तो बोले आज एक्स्ट्रा लेक्चर था उसमें रुकना पड़ा। वो कहानी नहीं थी तो और क्या था। शादी के बाद में बीवी ने पूछा कि आपकी शादी के पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी, बोले एक भी नहीं थी, मैं तो पढ़ाई में इतना बिजी रहता था। तो वो कहानी नहीं थी तो कहा तो क्या था। और बोला इस उम्र में आके जब आपके बच्चे आपको पूछते हैं कि माँ पापा तबीयत कैसी है, आप बोलते हो बेटा एकदम ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं है, बोले ये कहानी नहीं है तो और क्या है। तो जी ये चीज बिल्कुल वाह, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बहुत कहा खूब। आपने। बिल्कुल सर। एक वाकया सर याद आया, हमारे यहाँ जब बारिश होती थी, रेनी डे होता था, तो हम लोग को कैजुअल ड्रेस में जाने का मौका मिल जाता था, क्योंकि वो कहते थे कि गिर गए हम लोग, गंदे वंदे हो गए। तो हम लोग क्या करते थे, और एक गाना भी गाते थे। टीचर बोलती थी लेट क्यों हुए, तो बोल देते थे कि भाई बारिश निकली, छाले कर निकले छम छम छम, और गिर गए हम, कपड़े गंदे हो गए इसलिए लेट आए हम। तो टीचर ने, जब हम लोग क्या करते थे, जबरदस्ती कीचड़ में लौट जाते थे, और घर जाके ना कपड़े चेंज करके, और फिर टीचर बोलती थी क्यों ये ऐसे कैजुअल ड्रेस में क्यों, मैम कीचड़ में गिर गए थे, वो बहुत गंदे हो गए थे इसलिए कैजुअल ड्रेस में आना पड़ा। तो यही बात है। तो कहानियां हमारे लिए जीवन में सब तरफ हिस्सा आती है। हैं, हम उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ये अलग बात, पर कहानियां सब तरफ है, और उनको थोड़ा सा हम अगर मेहनत करें तो में से ऐसा कोई नहीं है जो कि अच्छी कहानी नहीं लिख सके। और इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आइए, लिखिए, अब तक नहीं लिखिए तो कोई बात नहीं, अब लिखना शुरू करिए। और ये थोड़ी सी गप्पों के बाद में आइए अब अगली कहानी की तरफ चलते हैं। बहरीन से अनुपम किंगर जी हैं। अनुपम जी बहुत सशक्त इनकी कलम है, ये जिस तरह का लिखती हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज ये इस टॉपिक पर किस तरह से ये अपनी कलम को मोड़ती हैं, ये जानने की मुझे बहुत उत्सुकता है। अनुपम जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए, और आपका बहुत आभार कि आप सदैव याद रखते हैं और पुकार लेते हैं, तो हमारी कलम भी जो है उसे सुस्ताने का वक्त नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनूप जी। तो आज थैंक यू की जी। मेरी कहानी का शीर्षक है भारत दिल में है। वाह। देखिए अगर संदेश सब तक पहुंचे तो। रागेश्वरी के माता पिता उसके जन्म से कुछ समय पूर्व से ही विदेश में रहते थे। माता को संगीत की बहुत रुचि थी, इसलिए जब कन्या का जन्म हुआ तो बड़े उत्साह से उसका नाम रागेश्वरी रखा था।
रागेश्वरी बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत सा चेहरा, मनमोहनी छवि। माँ तो ये भी कहती थी कि ये जब रोती भी है ना तो लगता है किसी राग में ही रो रही है। ऐसी अद्भुत, अत्यंत खूबसूरत, सौंदर्य से परिपूर्ण रागेश्वरी, और जब उसे स्कूल भेजा गया तो वहां उसे जो वातावरण मिला वो घर से बिल्कुल भिन्न था। वहां पर प्राय अत्यधिक बच्चे विदेशी थे। उन बच्चों का खान पान रहन सहन अलग था। उनके डब्बे से उछलते सैंडविच, इसकी डब्बी से निकलते परांठों की हंसी उड़ाते थे। समझ नहीं पाते थे, अरे ये क्या लेकर आई है। उनके लिए रागेश्वरी कहना बहुत कठिन था। तो रागेश्वरी अचानक रैग्स बन गई और इस घर और स्कूल की दो अलग अलग दुनिया मानो दो नाव की तरह हो गई, जिन पर सवार वो नन्ही बच्ची चल रही थी। घर जाती तो माँ उसको सुबह सुबह चंदन का टीका करके स्कूल भेजती। किसी दिन परीक्षा होती तो दही चीनी खिलाती। स्कूल जाते ही वो अचानक से वो चंदन मिटा देती। वो अचानक से अपना डब्बा छुपा देती और कई बार तो स्कूल में खाना भी नहीं खाती थी। कोई उसे रैग्स कहता तो चिढ़ने की जगह मुस्कुराकर कहती, ये आई एम रैग्स। पर माता पिता से ये बात कहाँ छुपी रह सकती थी। उसके जीवन की कठिनाई, उसके जीवन का विरोधाभास उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा और तब माँ ने निर्णय किया कि कुछ तो करूंगी। ऐसे में एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता के विषय में बताया गया। सभी बच्चों को फैंसी ड्रेस में आना है, सिर्फ एक वाक्य बोलना है और जो सबसे अधिक, सबसे सशक्त अभिनय करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। आपके अंक न केवल आपके वस्त्रों पर, परंतु आपके हाव भाव पर, आपके चलने बैठने के अंदाज पर और आप क्या और कैसे बोलते हैं उस पर भी निर्भर करेगा। रागेश्वरी बहुत घबरा गई क्योंकि वह जानती थी कि यदि वह किसी कार्टून की तरह जाना चाहेगी तो शायद माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे और उनकी सहायता तो चाहिए थी उसे। ऐसे में वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब माँ ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत किरदार दूंगी जिससे कि तुम्हारे स्कूल के सभी लोग हिल जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। बस तुम्हें मुझे ये वचन देना है कि तुम स्कूल में इसके विषय में किसी को नहीं बताओगी। रागेश्वरी मान गई। माँ की गोद में लोरी सुनते सुनते, सोते सोते उसने पूछा, माँ बच्चे हंसी तो नहीं उड़ाएंगे ना? वो सोच रही थी शायद माँ उसे कहीं अर्धनारीश्वर या इस प्रकार का कोई रूप न दे दे जिससे बच्चों को कुछ कहने का मौका मिल जाए। माँ ने उसका सर सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, माँ पर भरोसा रखो। ये सुनकर रागेश्वरी को माँ की गोद में नींद आ गई। प्रतियोगिता से एक सप्ताह पूर्व स्कूल वालों ने एक नई शर्त रख दी कि यदि कोई चाहे तो उस किरदार के विषय में आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मार्गरेट थैचर बनकर आ जाएं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन थी, क्या थी इत्यादि। रागेश्वरी भागी भागी घर आई, बोली, माँ मैं तो इस किरदार के बारे में कुछ नहीं जानती। माँ ने फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। और इस तरह वो एक माह प्रतियोगिता से पहले का, जिसमें माँ बेटी दोनों प्रयत्नशील थे कि अब की बार पुरस्कार रागेश्वरी को ही मिले, उसमें न सिर्फ रागेश्वरी अपनी माँ के परंतु उस कहानी के भी बहुत करीब आ गई। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल का मल्टीपर्पस हॉल खचाखच भरा हुआ था।
सभी के माता पिता आकर बैठे हुए थे। सभी को अपने बच्चों को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। पीछे बच्चों में भी बहुत शोर शराबा हो रहा था, बातचीत हो रही थी। टीचर यहाँ वहां घूमकर खोज रही थी क्योंकि रागेश्वरी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल अंत समय जब कार्यक्रम प्रारंभ होने ही वाला था, रागेश्वरी अंदर आई। उसने कोई सेना की वर्दी पहन रखी थी, परंतु बच्चे लाख कोशिश करके भी समझ नहीं पाए कि ये कौन सी सेना की वर्दी है। बहरहाल उस समय किसी को समय भी नहीं मिला कि वे प्रश्न पूछ सके, क्योंकि प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। एक एक करके बच्चे आने लगे। कोई फ्रैंकलिन बना तो कोई मार्गरेट थैचर बनी, कोई बोनियम के कैरेक्टर बनकर आए तो कोई बार्बी बनी। सभी ने किसी ना किसी प्रसिद्ध किरदार को निभाया। लोगों ने प्रश्न पूछे, किसी को उत्तर आए, किसी को नहीं आए। एक सामान्य प्रतियोगिता चलती रही। और चूंकि रागेश्वरी अंत में आई थी, इसलिए उसे अंत में ही बुलाया गया। रागेश्वरी धीरे धीरे संभले कदम स्टेज पर आई और मंच पर आते ही उसने सबसे पहले कहा कि मैं ये शब्द यद्यपि हिंदी में बोल रही हूं, परंतु आपकी अनुमति से मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद भी आपको बताऊंगी। उसने आकर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद की सेना। अचानक पूरा का पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। कहीं से कोई आवाज नहीं, कहीं से तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, कुछ भी नहीं। रागेश्वरी ने सब ओर देखा। न तो लोग उबे हुए थे, न तो घबराए हुए थे, न तो परेशान थे। वे सब उसे एकटक देख रहे थे। तब रागेश्वरी ने कहा, These were the famous words of Netaji Subhash Chandra Bose, who said, You give me your blood and I shall give you freedom. Victory to India, victory to the Indian Army. जैसे ही रागेश्वरी ने ये शब्द बोले, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंत में प्राध्यापक महोदय ने भी रागेश्वरी को प्रथम पुरस्कार दिया, क्योंकि सिर्फ एक कारण नहीं था, सिर्फ ये कारण नहीं था कि उसकी जो वर्दी थी वो बिल्कुल इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेना की आर्मी की वर्दी थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपने दिल में इन शब्दों को आत्मसात किया था। और उस दिन प्रथम पुरस्कार जीतने के बाद जब भी रागेश्वरी को किसी ने रैग्स करके पुकारा, उसने पलट कर कहा, The name is रागेश्वरी and I am proud of it. माँ ने रागेश्वरी के दिल में भारतीयता की जो लौ जला दी, वो फिर कभी मध्यम नहीं हुई। और आगे चलकर वही रागेश्वरी भारत के यूपीएससी के परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। आईएफएस में उसे जगह जगह पोस्टिंग मिली और हर जगह मिस राजेश्वरी सिंह ने यही कहा, माय नेम इज रागेश्वरी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैडम के मुंह से कहा हुआ एक शब्द भी सुनने से ना चूक जाए हम। इतना अच्छा लग रहा था आपको सुनना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत सही कहा आपने अर्चना जी। और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी इन्होंने भी सुना है, सब जानते हैं, सब समझ गए होंगे कि जब मैंने कहा कि शुरू में कि इनकी कलम बहुत सशक्त है, तो आज उन्होंने उसका
कहाँ उनको कहानी को, जहाँ बच्चों की कहानी की तरफ हम मोड़ रहे हैं, उसमें भी किस तरह से इन्होंने उसको अपनी उस ताकत को उसको दिखाया है। वाह अनुपम जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत जीवंत, धन्यवाद जी। एकदम जीवंत कर दिया आपने कहानी को, बोलते ना कि जीवंतता के साथ में प्रस्तुत करना कहानी, बिल्कुल, मतलब एकदम आपके एक एक शब्द चित्रित हम हो जाती। देख पा रहे जी, थे। आपने जो भी यस। बातें कही वो चल रहा था एक चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में अनुपम जी, जो कि बहरीन से हमारे साथ जुड़ी हैं, और यहाँ पर जो दर्शकों में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनमें भी बहरीन से निवेदिता है, और बाकी इंडिया से भी बहुत हैं। गायत्री जोशी हैं, सुरेखा साहू जी हैं, सुलक्षणा मिश्रा जी हैं, अनिल शीजा जी हैं, और भी कई लोग हैं, सतबीर चड्ढा जी हैं, और अभी अभी मैंने नाम शशिकला कालकर जी हैं, आप सबका कुमार प्रसन्ना जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। लगातार आपके कमेंट्स हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा, जैसे कि हमने शुरू में कहा था, मीना मिश्रा जी, उनके नेटवर्क का हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो वो नेटवर्क शायद उनका दगा वापस दे गया, पर उनकी कहानी हो गई, वीना जी की हो गई, अनुपम जी, और अब मैं बुलाना चाहता हूँ प्रीति पांडे। प्रीति, आउट। थैंक यू भैया। इतना अच्छा टॉपिक है, सुनो कहानी, और वो भी बच्चों को लेकर के, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत कुछ लिखते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे, पर शायद बच्चों के ऊपर कहानी मेरे लिए भी बोल रही हूँ, मैंने आज पहली बार लिखी है। सो थैंक यू सो मच भैया, ये मुझे मौका देने के लिए। और नीलम मैम का तो हमेशा दिल से धन्यवाद, जो इतना प्यारा मंच उन्होंने सजाया हम सबके लिए। तो मेरी जो कहानी है वो आज के परिप्रेक्ष्य में है कि बच्चों का किस तरह से परवरिश बदल चुकी है, पेरेंट्स का तरीका बदल चुका है, पर एक चीज जो नहीं बदली है वो बच्चों का मतलब अपने दादा दादी के लिए प्यार, और वो कितना मिस करते हैं, कितना अपने दादा दादी को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो मेरी कहानी उसी पर है। तो चलिए सुनते हैं और बताइएगा कैसी है, क्योंकि शायद ये नया एफर्ट है मेरा भी। आहान और ईशान, दो प्यारे और बहुत ही क्यूट बच्चे, जो लखनऊ के एक पॉश इलाके में रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। सारी उनके पास में बहुत, कहते हैं ना, सहूलियतें हैं, नए गैजेट्स हैं, सब कुछ है। और लखनऊ के लमाटीनिया में वो पढ़ते हैं, जो कि लखनऊ का बहुत बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, जहाँ पढ़ना एक अपने आप में ही, कहते हैं ना, कि एक बहुत अच्छा गौरव की बात मानी जाती है। वो बहुत खुश हैं अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स भी वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें वो हर सुविधा देते हैं जो उन बच्चों को चाहिए है आज के टाइम में। वो बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के पास सिर्फ तब जाते हैं जब उनके मम्मी पापा के पास टाइम होता है, और गैदरिंग, एक सो कॉल्ड गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग, उसके नाम पर वो जाते हैं। वो बच्चे समर हॉलीडेज और ये सब में भी मम्मी पापा के साथ फॉरेन टूर पे जाते हैं या फिर कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं अपने दादा दादी को, उनकी कहानियों को, क्योंकि जब भी वो अपने दादा दादी के पास जाते हैं उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, अपने लिए एक, कहते हैं ना, उन्हें एक अलग ही एक सुखद एहसास उनको लगता है, गोद में बैठकर मिलता है अपनी दादी और दादा नाना नानी के पास। मगर वो अपने मम्मी पापा से कह नहीं पाते कि हम उनको कितना मिस करते हैं, और दादा दादी भी उतना ही मिस करते हैं अपने बच्चों के बच्चों को, और वो भी अपने बच्चों से कह नहीं पाते कि हमें भी अपने बच्चों के साथ रहना है, उनके बचपन को, तुम्हारे बचपन को उनमें जीना है, वो ये कह नहीं पाते हैं। और इस तरह से वो बोलते ना कि एक दूसरे का, उनका जो एक साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक दोनों के बीच में एक एक अधूरा, बोलते ना, अधूरापन रहता है। दोनों मिस करते हैं, दादा दादी भी और बच्चे भी। घर में बच्चे नैनी के साथ रहते हैं, और एक टूर बनता है, मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं और नैनी के साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब अपने पेरेंट्स साथ नहीं है तो नैनी पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा।
बच्चे सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने मम्मी पापा को ये समझा पाए कि हमारे लिए हमारे दादा दादी कितने जरूरी हैं, और उनके मम्मी पापा के लिए जो बूढ़े हो चुके हैं हमारे मम्मी पापा कितने जरूरी हैं। तो बच्चे मम्मी पापा के एब्सेंस में खूब मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं। कहते हैं कि ईशा नाहान से कहता है, भैया अब तो हम बड़े हो गए ना, अब हम इंजॉय कर सकते हैं, चलो फ्रेंड्स को बुलाते हैं। और वो बहुत धमाल करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। उन्हें पता है उनके मम्मी पापा वेब कैम के थ्रू उनको देख रहे हैं, और उनके पास सारा नोटिफिकेशन नैनी के थ्रू मतलब जा रहा है कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उसके बाद वो बीमार भी पड़ जाते हैं। मम्मी पापा टूर से वापस आते हैं और देखते हैं बच्चों की हालत अच्छी नहीं है। नैनी से पूछते हैं तो नैनी बोलती, हमने बहुत बहुत डांटा, बाबा को बहुत बोला, लेकिन बाबा ने नहीं सुना, अपने मन की किया। तब उसके बाद वो पेरेंट्स जब अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, एक बार फोन करके हमसे पूछा क्यों नहीं, तो बच्चे कहते हैं, मम्मी कल के दिन हमें बड़े होकर खुद अकेले ही तो रहना है, अपने सारे डिसीजंस हमें खुद ही करने हैं, आप तो हमारे साथ कभी रहेंगे नहीं। तो अभी से ही हमने सोचा हम अपने डिसीजन खुद ही लें, हम अपने लिए खुद सोचें और अपने लिए करें। और जैसे दादा दादी अकेले रहते हैं, कल के दिन आपको भी उसी तरीके से रहना है। तो उस दिन एक एहसास हुआ पेरेंट्स को भी उनके कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे बिना हमें एहसास करा रहे हैं कि कितनी जरूरत है हमारी हमारे मम्मी पापा की, और मम्मी पापा को हमारी कितनी जरूरत है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली एक सॉल्यूशन नहीं होता, सबको साथ रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम भले ही कितने भी एडवांस हो जाएं, मगर जो परिवार की एक कहते हैं ना, पूरा जो परिवार होता है कंप्लीट होता है। बच्चों की परवरिश में जो हमारे बड़ों की अहम भूमिका होती है वो बच्चे, तो उन छोटे छोटे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया इस तरीके से। लेकिन उनको ये समझाया, तब उन्होंने शर्मिंदगी हुई दोनों को, पेरेंट्स को, और वो अपने मम्मी पापा को लेकर आए। तब वो बच्चे बहुत खुश हुए अपने दादा दादी के साथ, और वो आज इतने खुश हुए कि उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया। ये मेरी कहानी थी जो आज के परिवेश में जो मिस हो रही है चीजें, उसको लेकर के। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रीति ने सही कहा कि आज ये सब हमारे परिवार में मिसिंग है। बिल्कुल सही। और यहाँ सतबीर चड्ढा जी ने भी लिखा है, लवली स्टोरी डियर प्रीति। तो कहते हैं ना, ये बच्चे हमें सिखा जाते हैं, तो ये कहानी बिल्कुल ऐसी है कि कभी कभी हमें बच्चों से भी सीखने को मिल जाता है। कभी कभी कहा, हम तो बहुत सीखते हैं। हमेशा। और आप तो छोटे बच्चों की बात करते हो, इस उम्र में आके तो हमें रोज बच्चों से लेक्चर मिलता है, आप ऐसा नहीं करते, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आपको कौन बोला था इतनी मिठाई खाने के लिए, बढ़ गई ना शुगर आपको, अब देखो तो हम तो देखिए बच्चों से सीखते ही आए हैं। सही बात यही है, बिल्कुल बराबर बात है। और आज का प्रोग्राम हमारा आखिरी कड़ी, आज की लेखक, आखिरी लेखिका अर्चना जैन जी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। अर्चना जी आइए। नमस्कार। सबसे पहले इस मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय नीलम जी को बहुत शुक्रिया कहती हूँ, और अनु भैया को भी बहुत आभार कि उन्होंने हमें पुश किया एक कहानी लिखने के लिए। और पहले ही सच कह देती हूँ कि बहुत थोड़ा सच, थोड़ी काल्पनिक, मिला जुला कुछ है कि हम तुम साथ बैठकर कुछ बातें कर जाते हैं, कुछ तुम्हारी सुनी है अब हम अपनी सुनाते हैं। पहले माँ की आंखों से डर जाया करते थे, पापा की डांट से और टीचर की मार से भी बच जाया करते थे, पर कुछ ऐसे ही हंसने को बुताने वाले किस्से कहानियों को फिर एक बार दोहराते हैं। तो ये कहानी जो है मैंने अपने भतीजे से इंस्पायर होके कुछ लिखा है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा है किस तरह की वो शरारतें करता था। तो मैं आपको सुनाती हूँ। दिल्ली के चांदनी चौक में एक परिवार रहा करता था, माता पिता और बेटे का नाम बबलू, और साथ में उन्होंने एक मिट्ठू भी पाल रखा था। तो मिट्ठू को बबलू है ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रटवा दिया करता था, और मिट्ठू बिल्कुल उसकी नकल करके वैसा ही बोला करता था। जब मम्मी पूछती है मिट्ठू से कि घर में बबलू कैसा है, मिट्ठू तुरंत जवाब देता जो बबलू ने सिखाया था उसको।
बबलू सबसे सुंदर, बबलू सबसे होशियार। बार बार बोलता है इसी बात को, बबलू सबसे सुंदर, बबलू सबसे होशियार। फिर उसके बाद बबलू ने ये सिखाया कि पापा का पेट कद्दू जैसा, मम्मी के बाल झाड़ू जैसे। ये सब बबलू सिखाता था मिट्ठू को, और मिट्ठू जो बिल्कुल ऐसा ही दोहराता था। उसके मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आया। उसने बबलू से कहा कि बबलू ऐसा उल्टा सीधा क्यों सिखाते हो तुम? तो बोले मम्मी इसलिए सिखाता हूँ ना कि आपको सबको हंसी आ जाए। वो भले हंसने के लिए बोलता था, लेकिन बस वो ऐसी हंसी मजाक मस्ती करता रहता था सारा दिन। अब ऐसे करते करते उसको स्कूल जाने का टाइम शुरू हो गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी शरारतें बढ़ती गई। जब वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने उससे सवाल किया कि पृथ्वी क्यों घूमती? बबलू बोला, अरे मैं रोक नहीं पाता हूँ ना उसे, इसलिए वो घूम जाती है। टीचर का सिर घूम गया। बोला अजीब से जवाब देता है। फिर ऐसे ही पूछा, अच्छा बताओ ये चांद यदि धरती पे गिर जाए तो हम लोग चांदनी चौक में नहीं रह पाएंगे। ये बबलू का जवाब होता। टीचर बोलते हैं कि क्या मजाक करता है, कितनी शरारत करता है, उल जलूल जवाब देता है। मैं तो चलो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मी से करूंगा। बबलू फिर भी शरारत करता है। उसकी शरारत दिनों दिन बढ़ती जाती है। एक दिन उनके टीचर आते हैं क्लास में, बहुत थके होते हैं, उनका मन नहीं होता है पढ़ाने का, तो वो कुर्सी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, सारे बच्चों से बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। और कोई भी बच्चा, स्पेशली वो बबलू की तरफ उंगली करके बोलते हैं कि मुझे कोई भी बच्चा टेंशन नहीं देगा। तो बबलू बोलता है तो आपके लिए झूला लगा दें क्या? हाँ, बहुत गुस्सा आता है टीचर को। बोलता है तुम ये कैसी बातें करते हो, बहुत मजाक करना रहता है तुम्हें, बहुत शरारत करनी रहती है, तुम खड़े हो जाओ। वो बबलू को खड़े करते हैं और बोलते हैं देखो ये चौक उठाओ और वो उस बोर्ड के पास पहुंच जाओ, आज तुम पूरी क्लास को पढ़ाई कराओगे। बबलू बहुत खुश हो जाता है, उसे तो शरारत करने का नया मौका मिल जाता है। तो वो बिल्कुल खड़ा होता है और बोर्ड के पास चला जाता है और बोलता है बिल्कुल अपने टीचर की नकल करके, सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, कुछ प्रश्न करूंगा जिसके तुम जवाब दोगे। तो और उसकी एक टीम भी होती है ना, जिसके बच्चे भी सारे शरारती होते हैं, थोड़े नमूने टाइप के। तो वो एक क्लास बोर्ड के पास जाता है और वहां पे टीचर के स्टाइल में खड़ा होता है, बोलता है कि पहला सवाल मेरा, पहला सवाल ये है। और वो उस बच्चे से पूछता है जो उसके दोस्त की पैंट है ना, हमेशा ढीली होती है, वो एक हाथ से अपनी पैंट पकड़े ही रहता है हमेशा। तो उससे बोलता है, हाँ तो तुम बताओ कि जब हम खेल के मैदान में बास्केटबॉल खेलते हैं तो बड़ी वाली बॉल को कैसे उछालते हैं ऊपर, बास्केटबॉल को? तो वो एक ही हाथ ऊपर करता है, बोलता है ऐसे उछालते हैं। तो बोलता है नहीं, तुम्हें दोनों हाथ से बताना है। तो वो दोनों हाथ से जैसे ही बताता है उसकी पैंट नीचे हो जाती है। सारी क्लास हंसने लगती है। बबलू की शरारत फिर भी कम नहीं होती और तेज दिमाग चलता है। दूसरे बच्चे को खड़ा करता है जिसकी नाक हमेशा बहती रहती है। तो उससे बोलता है अच्छा बताओ, जो शहीद भगत सिंह थे उनकी मूछें कैसी थी? तो वो भी बच्चा बहुत शरारती था, खड़ा होता है और जवाब देता है, नाक बहते रहती है, फिर बोलता है बिल्कुल ऐसी थी। सारे बच्चे फिर हंसने लगते हैं। टीचर बहुत घूर घूर के बबलू को देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। फिर वो तीसरे बच्चे को खड़ा करता है। वो एक सरदार का बच्चा होता है और उसके बालों में हमेशा जूं रहती है, वो खुजाता रहता है। तो देखो, यदि तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे देश के लिए? तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो बोलता है अरे कुछ बोलोगे, कुछ जवाब दोगे? तो हाँ, मैं सोच तो रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तुमने मुझे सोचने कहा है। और ऐसे करके वो अपना सिर खुजला लेता है। तो ऐसा वो शरारती रहता है, सारी क्लास हंसती है। उसके बाद अब टीचर बोलते हैं कि कुछ सिखाओगे भी बच्चों को? तो बोलता है कि हाँ सिखाऊंगा ना। तो बोले सिखाता है, ए फॉर, तो सारे बच्चे बोलते हैं एप्पल। तो बोलते हैं नहीं, एप्पल नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है? बोलना है कि अटेंडेंस नहीं दूंगा। फिर बोलते हैं अच्छा बी फॉर, सारे बच्चे बोलते हैं बॉल। बोलता है बॉल नहीं बोलना है, बैक बेंचर्स रॉक बोलना है। फिर तीसरा बोलता है सी फॉर, तो बोलते हैं कैट बोलते हैं, तो बोलते कैट नहीं बोलना है, छुट्टी कब होगी ये बोलना है। हर जो टीचर रहते हैं वो अपना माथा पकड़ लेते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो खड़े होते हैं और चुपचाप बैठो, बहुत पढ़ा लिया क्लास को, मैं रुको तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
वो चुपचाप बैठता है और सारी क्लास छूट जाती है और दूसरे दिन ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो पहले से ही टीचर डायरी में लिख देते हैं कि ये बच्चा बहुत शरारती है आपका, बहुत मस्ती करता है और क्लास में सीटी बजाता है, दूसरे बच्चों से बातें करता है, गाने गाता है, सब बच्चों को इसने बिगाड़ के रखा है, बहुत मजाक इसको सूझता है। ये डर जाता है कि घर जाऊंगा और मम्मी ये डायरी पढ़ेगी तो मुझे बहुत मार लगाएगी, तो मैं क्या करूं, दिमाग लगाता है। तो उसकी जो बुआ होती हैं उनको तैयार करता है और बोलता है कि बुआ जी आप प्रॉमिस करो मम्मी को नहीं बताओगे और आप मेरी मम्मी बन के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चलो। उसकी बुआ जी तैयार हो जाती हैं उसके कहने से और काफी तैयार होके जाती हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो टीचर ऊपर से नीचे तक उन्हें देखती है, बोलती क्या आप बबलू की मम्मी है? तो वो बोलती है हाँ थोड़ी देर के लिए। तो टीचर थोड़ी घबराती है, बोलती ये क्या बात हुई? फिर बोलती है आपका बच्चा है ना बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा क्लास में मस्ती करता है, जैसे कि वो ये करता है कि गणित की जो कॉपी है उसमें ड्राइंग बनाता है, क्लास में सीटी बजाता है और तो ये बस्ते में जो है ना वीडियो गेम रख के ले आता है, टिफिन में रोटी नहीं लाता है, समोसा लेके आता है। तो उसकी बुआ जी बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ, पढ़ाई जो है वो खेल की तरह मजेदार होना चाहिए। तब तो टीचर का शक जो है वो पूरा का पूरा एकदम पक्का हो जाता है और कहती है वाकई आप इसकी मम्मी हैं? तो वो बोलती है जी नहीं मैं इसकी बुआ हूँ, इसकी मम्मी बाजार गई है इसलिए ये मुझे लेके आ गया है। बस ऐसी कैसी खबर उसकी मम्मी को भी लग जाती है और वो पहुंच जाती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो जो टीचर रहती है वो बोलती है आपके बेटे में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए, इसने क्या नंबर लेके आए हैं। आपको देखिए गणित में इससे मिले हैं 100 में से मात्र 2 नंबर, अंग्रेजी में तो 0 पाया है इसने और साइंस में केवल 3 नंबर मिले हैं। और जो पीटी क्लासेस होती हैं उस समय तो ये सो जाते हैं, जब इनसे ड्राइंग करने के लिए कहा जाता है तो सारी पेंसिल टूटी हुई रहती हैं और कंप्यूटर में जब इन्हें बैठालते हैं तो ये तो पेन ड्राइव को ही उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोरदार चांटा लगाने वाली रहती है उन्हें। बस इतने में बबलू धड़ाम से नीचे गिर जाता है और बोलता है डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसकी मम्मी बोलती है और टीचर बोलती है क्यों क्या हो गया है? तो बोले मुझे पढ़ाई से एलर्जी हो गई है। टीचर उसकी मम्मी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हैं मैडम आप अपने बच्चे को ना इस स्कूल से निकालें और कॉमेडी नाइट में डालें। तो ये थी मेरी कहानी जो बहुत कुछ हकीकत है, जो कि मेरे भतीजे से इंस्पायर होके मैंने लिखी हूँ। तो मैं अपने भतीजे की 2 बातें आपको बताती हूँ कि जब वो अपनी नानी के यहाँ जाता था तो उसकी नानी के आर्टिफिशियल टीथ थे, तो उसने वो आर्टिफिशियल टीथ को और खलबत्ते में कूट दिया था, पूरी चूरा चूरा कर दिया था उसने। और एक जो मेरे साथ उसने किया था वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे बर्थडे पर ग्रीटिंग कार्ड लेके आया वो और उसने बोला कि चाची देखो ना आपके लिए कितना सुंदर ग्रीटिंग कार्ड लाया। और मैं बहुत खुश हो गई कि इतना छोटा बच्चा मुझे इतने प्यार से ग्रीटिंग कार्ड दे रहा। जैसे ही मैंने ग्रीटिंग कार्ड खोला मुझे शॉक लग गया एकदम से, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो अजीब सी शरारतें करता था लेकिन आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही हम्बल है, काइंड है और सारा स्टाफ उससे बहुत प्यार करता है। तो मैं ये नहीं कहती कि बच्चे जो शरारती होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो बड़े होके बहुत अच्छे, उसने एमबीए किया पूना से और आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और सारे लोग उससे खुश रहते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ उन पे निगरानी करना चाहिए, उन्हें अनुशासित भी बनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी शरारत करते हैं तो करने देना चाहिए क्योंकि सारी बात बहुत काफी समय तक हमें याद रहती है और बड़ी ही गुदगुदाती है मन को। तो ये थी मेरी कहानी। बहुत खूबसूरत। थैंक यू अर्चना जी। बहुत सुंदर। अर्चना मुझे जी मेरे आपकी भाई की याद आ कहानी गई। सुनकर ना मुझे एक बात याद आई। जब भी मैं जी। अपनी माँ से शिकायत करती थी ना बच्चों के बारे में, ये शैतानी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरी माँ कहती थी इंसान पैदा किए तुमने, ठीक है, कंप्यूटर नहीं पैदा किए, प्रोग्रामिंग कर दो और वो चल दे। तो बिल्कुल याद आ गया आपकी बात। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हम बच्चों से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं कि वो एकदम डिसिप्लिन में ऐसे जब हम बोले वैसे वैसे एक लाइन पर चलते जाएं, पर वो बच्चे हैं, उनका काम है वो नहीं खेल। मैंने किसी ने कहा कि वो नहीं खेलेंगे तो कहते वो खेलेगा जाके। ठीक बात है।
बात मेरी बिल्कुल मेरी मम्मी भी यही कहती है, जब भी मैं अपने बच्चों की कंप्लेन कर देती हूँ तो हाँ, तो वो नहीं करेंगी तो क्या तुम करोगी? क्या। तो यही जी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों के मुख से सुनो एक कहानी आपने देखा, आपको सबको पसंद आया होगा। और ये आपके लिए लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से नीलम सक्सेना पेज पर आपने कुछ देखने मिला। और जैसे कि आप जानते हैं, ये हम 2 इस तरह के सेशंस करते हैं महीने में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो इंग्लिश में टेल मी ए टेल, हिंदी में सुनो एक कहानी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब इससे जुड़ते रहेंगे और आप लोगों को ये इसी तरह से कुछ अच्छी, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, सब तरह तरह की बातों से, कहानियों से, सबसे ये प्रोग्राम आपको जुड़ाता रहेगा। तो इसके साथ में आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। मंच को नमन, मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, अनुपम जी, प्रीति जी, वीणा और मीना मिश्रा जी, जो कि नेटवर्क के कारण से अभी इस समय हमारे साथ में यहाँ नहीं है, पर शुरू में वहाँ यहाँ पर वो भी थी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले महीने। तब तक थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट। धन्यवाद।